जय हिंद साथियों। हम आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे और ये पढ़ने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आप खुद हल करोगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। तो हम साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ लाइनों के साथ हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है, जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है, वो करोड़ों अरबों की खानदानी दौलत में नहीं। आप भले कितने ही हाईफाई हो, कितने ही अमीर हो, कैसे भी हो, बिलियनियर हो, लेकिन आप अपने दम पर अगर सफल हो जाओगे ना, तो वो मजा उस दौलत में भी नहीं है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। कहते हैं ना, अपनी जिंदगी के 5 साल सपनों को दे दो, यानी अपनी जिंदगी के 5 साल सिर्फ किसको दे दो? अपने सपनों को दे दो। कामयाबी आने वाले 50 साल तक आपका नाम लेती रहेगी। तो आपको कामयाब होना है और सफल होना है, इसलिए आपको क्या पढ़ना है? कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और बिना डरे पढ़ना है। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब इरादों में जान होती है। तो आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शुरू कर रहे हैं और आपको अपने इरादों में जान रखनी है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, तो धारा 1C में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परिभाषा, ये क्वेश्चन आ रखा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परिभाषा कौन सी धारा में? धारा 1C में। ठीक है। फिर धारा 21D में है मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है, यानी मानव अधिकारों को परिभाषित किस में किया गया है? 21D में। मानव अधिकार आयोग को तो किस में? 1C में। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इनमें भूल होती है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। 1D में तो क्या है? धारा 21D, इसमें मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है और मानव अधिकार आयोग को 1C में परिभाषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूजन होती है और यहाँ से धारा का क्वेश्चन भी आता है और वो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और धारा एक साथ ही बता दूं आपको मैं, धारा 1 कौन सी? धारा 21N में राज्य मानव अधिकार आयोग को परिभाषित किया गया है, यानी ये राज्य मानव अधिकार को परिभाषित इसमें किया गया है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 1C में परिभाषित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि मानव अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों का क्या कहा जाता है? प्रहरी या वॉचडॉग कहा जाता है। और ये कौन से मंत्रालय का अधीन आता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार गृह मंत्रालय का अधीन आता है और वर्तमान अपने गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। ठीक है। तो ये अमित शाह जी के अंडर में आता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। फिर ये कैसा आयोग है? अगला क्वेश्चन आता है, तो ये गैर संवैधानिक आयोग है। कैसा है? गैर संवैधानिक आयोग है, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। कैसा है? गैर संवैधानिक या संवैधिक। मैंने बार बार बात करी है, संवैधानिक वो होता है जिसका संविधान में उल्लेख हो, जिसका पर्टिकुलर कोई आर्टिकल हो। लेकिन ये संवैधिक आयोग, संवैधिक यानी संसद द्वारा विधि बनाकर बनाया गया ये एक आयोग है। एक कार्यकारी आयोग होता है, जैसे नीति आयोग एक कार्यकारी आयोग है, यानी मंत्रिमंडल के एक आदेश पारित करके जो आयोग बनाया गया है वो कार्यकारी आयोग। और संसद द्वारा कानून बनाकर कोई आयोग बनाया जाता है तो वो संवैधिक या गैर संवैधानिक आयोग कहलाता है। फिर देखो, फिर ये कैसा है? परामर्शकारी आयोग, यानी सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? सलाहकारी या परामर्शकारी संस्था है। ये सरकार को परामर्श दे सकती है, सलाह दे सकती है, लेकिन सरकार इसकी सलाह मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाह मानने के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं है। लेकिन 1 महीने में जो भी ये इसको सलाह देती है, तो सरकार को 1 महीने में सूचना देनी पड़ती है कि भाई हमने इस परामर्श का ये किया है या इसको लागू किया नहीं किया, जो भी है। लेकिन सशस्त्र बल के मामले में सरकार इसको सूचना 3 महीने में देती है। ठीक है। वैसे तो नॉर्मल 1 महीने में, अगर सशस्त्र बल का मामला है 3 महीने में सरकार इसको सलाह मतलब इसको सूचना देगी। ठीक है साथियों, तो अब तक हमने पढ़ा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1C में मानव अधिकार आयोग की परिभाषा है। 21D में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है। ये मानव अधिकारों का प्रहरी या वॉचडॉग कहा जाता है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये गैर संवैधानिक संवैधिक आयोग है। परामर्शकारी या सलाहकारी आयोग है। सरकार पर इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 1 महीने में सरकार वापस सूचना देती है। अगर सशस्त्र बलों से संबंधित मामला है 3 महीनों में सरकार वापस सूचना देती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हर लाइन से क्वेश्चन आ रखा है और आगे वाले एग्जाम में और भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब देखो, यूएनओ ने 1946 में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में
मानव अधिकारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया था। यूएनओ ने कब? 1946 में। एक रूजवेल्ट था, उसकी अध्यक्षता में मानव अधिकारों से संबंधित एक आयोग बनाया। क्या बनाया? आयोग बनाया, जिसने रिपोर्ट जून 1948 में दी। ठीक है। और 10 दिसंबर 1948 को राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का गठन हो गया। ठीक है, इसने रिपोर्ट जून 48 में दी, दिसंबर में यानी 10 दिसंबर 1948 को राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का क्या हो गया? गठन हो गया। इसलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस परिषद का गठन हुआ। इस उपलब्धि में हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यूएनओ ने 1946 में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने जून 1948 में रिपोर्ट दी, और 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का क्या कर दिया? गठन कर दिया। इसलिए 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे यानी एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गनहरी यानी GANHRI द्वारा मान्यता दी जाती है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मान्यता कौन देता है? ये गनहरी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, आप इतना ध्यान रख लेना खाली इसका नाम। ठीक है, गनहरी। और ये आयोग 1991 के पेरिस सिद्धांतों पर आधारित है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मान्यता गनहरी द्वारा दी जाती है। और ये 1991 का जो पेरिस सिद्धांत है ना, उस पर ये आयोग आधारित है। ठीक है। फिर अगला राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम, यानी भारत में मानव अधिकार अधिनियम कब बना? पूछ ले तो 1993 में। कब बना? 1993 में। विश्व स्तर पर पूछ ले तो 1948 में। ठीक है। और ये लागू कब हुआ भारत में? 28 सितंबर 1993 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लागू हो गया अपने देश भारत में। इसमें अब तक 2 संशोधन हुए, एक 2006 में, दूसरा 2019 में। तो संशोधन भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है संशोधन भी। और ये लागू कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इसका क्या काम है? ये जांच कर सकता है, ये किसी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी क्या कर सकता है? जांच कर सकता है, लेकिन सजा नहीं दे सकता। तो ये सिर्फ जांच कर सकता है, यानी इसे सिविल यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, अब फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसलिए HL दत्तू इसके एक अध्यक्ष थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक टिप्पणी में क्या कहा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर कहा, क्योंकि ये भी सजा तो नहीं दे सकता, खाली जांच कर ले। जांच करने से क्या है? अगर सजा ना दे तो ये क्या है? दंतहीन, बिना दांतों का बाघ है। किसने कहा? HL दत्तू ने। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में ये कहा था, शायद मणिपुर को लेकर कोई मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दंतहीन बाघ। और कागजी शेर HL दत्तू ने कहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर धारा 36 क्या कह रही है कि 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की ये जांच नहीं कर सकता। तो ये धारा भी इंपॉर्टेंट है। जो धारा मैंने यहाँ लिखी है, कम से कम आपको वो धारा याद रखनी है। तो धारा 36 कह रही है कि 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या नहीं कर सकता? जांच नहीं कर सकता। इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय इनका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। फिर इसका आदर्श वाक्य क्या है? सर्वभौमत्व सुखीन। इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वभौमत्व सुखीन। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में। इसके बाद स्वयं की क्या होती है? कि जांच एजेंसी होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बाद स्वयं की क्या होती है? जांच एजेंसी होती है, जिसमें IAS होते हैं, IPS अन्य अधिकारी कर्मचारी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, इसका गठन धारा 3 के तहत हुआ। कब? 12 अक्टूबर 1999 को। गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1999 को। लेकिन भारत में ये अधिनियम कब आया? 1993 में। और इस टाइम जब इसका गठन हुआ तब प्रधानमंत्री PM कौन थे? PV नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने सर्वाधिक अध्यादेश पारित किए थे, ऐसा कुछ और एक फैक्ट है। तो गठन धारा 3 के तहत 12 अक्टूबर 1999, PM नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। तो अब तक एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। तो 1C में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परिभाषा है। 2 के धारा 2 1D में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसे मानव अधिकारों का प्रहरी वॉचडॉग कहा जाता है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये गैर संवैधानिक सांविधिक परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय है। सरकार पर इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है। 1 महीने में सरकार इसको सूचना देती है। अगर सशस्त्र बलों से संबंधित मामला है तो 3 महीने में सरकार इसको वापस सूचना देगी। विश्व स्तर पर 1946 में यूएनओ ने रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकारों से संबंधित एक आयोग बनाया, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 1948 में दी। फिर इस रिपोर्ट पर 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का क्या हो गया?
गठन, और इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और एनएचआरसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणहरी द्वारा क्या दी जाती मान्यता, और यह आयोग 1991 के पेरिस सिद्धांतों पर आधारित है। फिर अपने भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 बना, लागू 28 सितंबर 1993। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब तक 2 संशोधन 2006 और 2019 में। और ये जांच कर सकता है लेकिन सजा नहीं दे सकता, इसलिए एचएल दत्तू ने इसे दंतहीन बाघ या कागजी शेर कहा था। धारा 36 कह रही है कि 1 वर्ष से अधिक कोई पुराना मामला है, किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ 1 साल से पहले का है, तो ये जांच नहीं कर सकता। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। फिर इसका आदर्श वाक्य हमने पढ़ा, सर्वभवन्तु सुखिन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसके पास खुद की क्या होती है? जांच एजेंसी होती है, जिसमें आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इसका गठन धारा 3 के तहत किया जाता है। 12 अक्टूबर 1999 को भारत में गठन हुआ। उस टाइम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य होंगे। इसका उल्लेख धारा 4 में मिलता है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम बना ना, उसमें उसकी धारा 4 है। उसमें कहा गया है अध्यक्ष और सदस्य होंगे। तो पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। अब पूछ ले, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे, जो भारत के 21वें सीजेआई थे। क्या थे? 21वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले, राम सुब्रमण्यम इसके वर्तमान अध्यक्ष है। किसके? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके महासचिव कौन है? भरतलाल। यानी जो कागजी कार्यवाही का सारा काम कौन करता है? महासचिव सचिव होता है। वर्तमान में महासचिव है भरतलाल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, उस टाइम महासचिव कौन थे? आप कमेंट करके बताना। ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा अच्छा वाला, क्योंकि मैंने पेपर देखे हैं। अच्छा सा क्वेश्चन आजकल मानव अधिकार से पूछा जाने लगा, वो भी धाराओं का क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल। तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? केजी बालकृष्ण। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? केजी बालकृष्ण। इन्होंने सर्वाधिक शिकायतों का निपटारा भी किया था। कार्यकाल ज्यादा था तो शिकायतें भी ज्यादा निपटाई। फिर न्यूनतम कार्यकाल किस अध्यक्ष का था? तो एस राजेंद्र बाबू। किसका? एस राजेंद्र बाबू। फिर एक अध्यक्ष हुए जेएस वर्मा। इन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है उसके बारे में इन्होंने संज्ञान लिया था। किसने? जेएस वर्मा ने। फिर ये कैसा निकाय है? ये बहुसदस्यीय निकाय है। ये धारा 3 में कहा गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बहुसदस्यीय निकाय होगा। कौन सी धारा में? धारा 3 में कहा गया है। इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य। पदेन सदस्य यानी एससी आयोग का अध्यक्ष हो गया, एसटी आयोग का, ओबीसी आयोग का, अल्पसंख्यक आयोग का, वो 7 पदेन हो गए। ये किसमें? धारा 3 में। और अध्यक्ष कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। और सदस्य, एक सदस्य कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और 2 सदस्य दूसरा सदस्य को क्या होगा? हाईकोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यानी एक सदस्य ये हो गया, एक ये हो गया। फिर 3 सदस्य कौन होंगे? मानव अधिकार विशेषज्ञ, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। कुल मिला के हमने देखा ना 1 + 5, तो एक ये हो गए, एक ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 हो गया। इसमें एक महिला का होना क्या है? अनिवार्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कार्यवाहक अध्यक्ष। तो कार्यवाहक अध्यक्ष इसके एक शिवराज पाटिल थे, जीपी माथुर थे, सिरिक जोसेफ थे, प्रफुल्ल पंत थे, विजया भारती सैनी थे। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछ रखा है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना मतलब रटना नहीं है आपको, इनको सिर्फ क्या करना है? बार बार देखना है। बार बार चीजें देखने से अपने आप याद हो जाती है। कई चीजें हम अपने घर पे रखते हैं ना, जैसे हम रात में सोते हैं, मोबाइल दूर भी रखते हैं, लेकिन सोते सोते ऐसे ही हम आंखें बंद करके सीधा अपना हाथ जाए तो हम मोबाइल के पास जाता है, क्योंकि वो रोज का अपना काम हो जाता है। इसलिए आप यहाँ रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, तो सब चीजें इनसे हो जाएगी। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, ज्यादा चिंता नहीं करनी। एक वो शायरी है ना, मैं पढ़ाई के बारे में कह रहा हूँ, एक वो लाइन है कुछ मुझे याद आ रही है कि मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह, मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह, एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरी तुमसे कर ली, तीसरी बेपनाह कर ली। तो ये सारी चीजें आपको मोहब्बत सारी कुछ भी करनी है, बेपनाह करनी है, कुछ भी करनी है, इस पढ़ाई से करनी है। और ये आपको कभी पीछे नहीं मुड़ने देगी, कभी आपको नीचा नहीं दिखने देगी। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। तो ये इसके कार्यवाहक अध्यक्ष थे, आपको थोड़ा ध्यान में रखना। शिवराज पाटिल, जीपी माथुर, सिरिक जोसेफ, प्रफुल्ल पंत, विजया भारती सयानी। फिर इनकी नियुक्ति धारा 4 के तहत होती है। किसके तहत? धारा 4 के तहत
मानवाधिकार के आयोग और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति अपने मन से कर सकता है? मन से नहीं कर सकता है। 6 सदस्य की एक चयन समिति होती है, वो सिफारिश करती है, तब राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। 6 सदस्यों में कौन कौन है? आजकल चयन समिति से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चयन समिति भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, फिर गृह मंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि राज्यसभा सभापति ऑप्शन में दे देगा और आप गलत कर दोगे, तो सभापति नहीं है, क्या है? उपसभापति। चयन समिति में शामिल कौन है? राज्यसभा का उपसभापति शामिल है, ना कि सभापति। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना। नियुक्ति धारा 4 के तहत होती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 4 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति, 6 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर। फिर इनका त्याग पत्र, या इनको हटाना हो, ये गलत लिखा गया है, कोई ना, आप समझ जाना। तो धारा 5 के तहत ये त्याग पत्र देते हैं या इनको हटाया जाता है। त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति हटाना चाहिए तो ऐसा नहीं हटा सकता, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, इनके आरोप सिद्ध होंगे तो राष्ट्रपति ने पद से हटा सकता है। फिर कार्यकाल धारा 6 में है, यानी मानव अधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल किसमें? धारा 6 में। 3 साल या 70 साल जो भी पहले हो, उस टाइम इनको कार्यकाल पूरा हो जाता है, इन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ये कार्यकाल के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। इस सीट पे वापस आ सकते हैं, लेकिन लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट धारा 20 के तहत किसको देते हैं? केंद्र सरकार को। फिर सरकार इसे संसद में रखती है। कुछ ये त्रुटियां हैं, इनको शुद्ध करके मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा एकेडमी एप्लीकेशन में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और आपको ये नोट्स इस वीडियो के साथ साथ ही वहां मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो धारा 20 के तहत वार्षिक रिपोर्ट ये केंद्र सरकार देता है। कौन? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। फिर वेतन भत्ते, तो वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार यानी संसद करती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? केंद्र सरकार या संसद करती है। फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य क्या है? कार्य को लोग धारा 12 में, ये धारा आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ सीधा पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य कौन सी धारा में? तो धारा 12 में। क्या क्या कार्य है इनके, देखते हैं। ये मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध, जागरूकताओं को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य करता है। यानी मानव अधिकार के क्षेत्र में ये शोध करता है, रिसर्च करता है, जागरूकता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य करता है। मानव अधिकारों के उल्लंघन होने पर शिकायतों की क्या करता है? जांच करता है। या तो कोई शिकायत करे या फिर स्वतः संज्ञान लेके भी ये जांच कर सकता है, लेकिन ये दंड नहीं दे सकता। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, जेल और हिरासत केंद्रों में जाकर वहां की स्थिति देखता है। अदालत में लंबित मानव अधिकारों के मामलों में क्या करता है? ये हस्तक्षेप करता है। मानव अधिकारों का कोई मामला अदालत में लंबित है तो वहां जाके क्या करता है? ये हस्तक्षेप करता है। फिर मानव अधिकार आयोग की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो आपको आनी चाहिए, धारा 13 में है, इसकी जांच संबंधी शक्तियां, यानी इसे सिर्फ सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है ना, तो जांच संबंधी शक्तियां धारा 13 में। और धारा 18 क्या है? कि जांच के दौरान उसके बाद उठाई जाने वाले कदम, यानी कोई जांच करी, इनको लगा कि इनकी ये हेल्प होने चाहिए, तो धारा 18 में, यानी किसी को मुआवजा देना है नहीं देना है, धारा 18 में इसका उल्लेख मिलता है। धारा 19 सशस्त्र बलों के मामले में आयोग की शक्ति सीमित है, यानी सशस्त्र बल के मामले में इसकी शक्ति क्या है? सीमित है। और इस मामले में सरकार भी इनको 3 महीने बाद वापस सूचना देती है। तो 19 है धारा, ये भी आपको ध्यान में रखना। वित्तीय स्वायत्ता धारा 33 है। धारा 30 इंपोर्टेंट है। धारा 30 इंपोर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। मानव अधिकार न्यायालयों यानी ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स की स्थापना का प्रावधान कौन सी धारा करती है? धारा 30। धारा 30 मानव अधिकार न्यायालय यानी ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, यानी कोर्ट होते हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ह्यूमन राइट कोर्ट की स्थापना का प्रावधान धारा 30 करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर मानव अधिकार न्यायालयों के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान धारा 31 में मिलता है। तो ये सारी धाराएं जो मैंने यहाँ लिखी है वो आपको कम से कम याद रखनी है। एक बार इसका हम क्यों रिविजन कर लें, फिर हम इनके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है साथियों, तो पहला, सबसे पहले हमने पढ़ा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। धारा 1C में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परिभाषा, किसकी? आयोग की परिभाषा। धारा 21D में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है, और ये मानव अधिकारों का प्रहरी या वॉचडॉग है। ये गृह मंत्रालय का अधीन आता है, ध्यान रखना। ये गैर संवैधानिक परामर्शकारी या सलाहकारी संस्था है। सरकार पर इसकी रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है। सरकार इनको 1 महीने में सूचना देती है अगर कोई सलाह देती है। अगर सशस्त्र बलों का मामला हो तो 3 माह में सरकार इसको वापस सूचना देती है। फिर यूएनओ ने 1946 में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया, जिसने जून 1948 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट पर 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का गठन हुआ, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता कौन देता है? गनहरी। कौन देता है? GANHRI, ठीक है। और ये आयोग 1991 के पेरिस सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम भारत में कब बना? 1993 में। लागू कब हुआ? 28 सितंबर 1993। इसमें अब तक संशोधन कितने हुए? 2, 2006, 2019। ये जांच कर सकता है लेकिन सजा नहीं दे सकता, इसलिए एचएल दत्तो ने इसे दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा दी। धारा 36 कह रहा है कि 1 वर्ष से अधिक कोई पुराना मामला है तो ये जांच नहीं कर सकता। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये ले छोटा आएगा, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य सार्वभौम तो सुकीन इंपॉर्टेंट है। इनके पास स्वयं की जांच एजेंसी होती है जिसमें आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। इसका गठन धारा 3 के तहत होता है। वो कब गठन हुआ भारत में? 12 अक्टूबर 1999। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर PM नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। फिर इसमें अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं। इसका उल्लेख धारा 24 में मिलता है। फर्स्ट अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे जो भारत के 21वें CJI थे। वर्तमान अध्यक्ष राम सुब्रमण्यम है और वर्तमान में महासचिव भरतलाल है। पहले महासचिव कौन थे? आप कमेंट करोगे। सर्वाधिक कार्यकाल किस अध्यक्ष का था? KG बालकृष्ण का। सर्वाधिक शिकायतों का निपटारा भी KG बालकृष्ण ने किया। न्यूनतम कार्यकाल S राजेंद्र बाबू का। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में संज्ञान किसने लिया? JS वर्मा ने लिया। इस पर कार्य किया। ये कैसा निकाय है? ये बहुसदस्यीय निकाय है। ये धारा 3 में कहा गया है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 7 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। पहला सदस्य सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरा सदस्य हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 3 सदस्य मानव अधिकार विशेषज्ञ जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। फिर कार्यवाहक न्यायाधीश का क्वेश्चन आता है, कार्यवाहक अध्यक्ष का क्वेश्चन आता है। शिवराज पाटिल, GP माथुर, श्री जोसेफ, प्रफुल्ल पंत, विजय भारती सयानी। फिर इनकी नियुक्ति धारा 4 के तहत राष्ट्रपति करता है 6 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति में कौन कौन है? प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति। सभापति नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देगा, अगर हटाना हो तो राष्ट्रपति हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच की बात ये उल्लेख है धारा 5 में। इसका कार्यकाल 3 साल या 70 साल जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल है और इसका उल्लेख धारा 6 में। इसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है लेकिन लाभ का पद ये धारण नहीं कर सकते अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट धारा 20 के तहत केंद्र सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार इसको संसद में रखवाती है। वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार यानी संसद करती है और इनके कार्यों का उल्लेख धारा 12 में। इनके क्या क्या कार्य देखो, ये मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध, जागरूकता को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य करता है। मानव अधिकार उल्लंघनों की शिकायत पर जांच करता है, या तो स्वतः संज्ञान लेता है या शिकायत पर। जेल और हिरासत केंद्रों में जाकर वहां की स्थिति देखता है। अदालत में कोई मामले लंबित है उनमें हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द समाधान करवाता है। फिर इसकी अन्य महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 13 इसकी जांच संबंधी शक्तियां हैं। धारा 18 जांच के दौरान और उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख है। धारा 19 में सशस्त्र बलों के मामले में आयोग को सीमित शक्ति प्राप्त है, ये 19 में कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 33 वित्तीय सहायता इंपॉर्टेंट। धारा 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान धारा 30 में। धारा 31 में इन न्यायालयों में ये विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी, इसका उल्लेख मिलता है। तो आज हमने ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं लेकिन अगर हम प्रश्न नहीं कर पाए तो पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। पहला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? बताओ इसमें कितनी बार संशोधन हुए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो इसमें अब तक 2 बार संशोधन हुए, 2006 और 2019। मैंने उत्तर भी लिख दिया ना, चलो कोई नहीं, हो जाता है 2006 और 2019 में। ठीक है साथियों, ये क्या आंसर की ना मैंने साथ में, तो उस टाइम ये लिख दिए, शायद हटा नहीं पाया मैं। अगला क्वेश्चन, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच का प्रावधान किस धारा में? यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाना हो तो इसका उल्लेख कौन सी धारा में? बताओ। तो धारा 5 में। किसमें? धारा 5 में। हमने ये पढ़ा है सब। ये देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, केंद्र सरकार को, संसद को। किसको? केंद्र सरकार को। चौथा क्वेश्चन, 2019 के संशोधन के बाद मानव अधिकार विशेषज्ञों में से कम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? 1, 2, 3। तो कितनी? 2 महिला होना अनिवार्य है। फिर आगे देखो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करती है? मैंने इंपॉर्टेंट का, बाद में वेरी इंपॉर्टेंट का, धारा 30। और विशेष लोक अभियोजक लगाना हो तो वो धारा 31 है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन NHRC के वर्तमान अध्यक्ष, यानी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ। HL दत्तू, अरुण मिश्रा, रामा सुब्रमण्यम, आदर्श कुमार गोयल। कौन है? न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम। ठीक है। अगला, NHRC, एक मिनट है ना, NHRC किसी मामले की जांच करते समय स्वयं के जांच दल का उपयोग करता है।
इसका प्रमुख किस रैंक का अधिकारी होता है, यानी एनएचआरसी जब जांच करता है, इसका जो जांच दल होता है, जो अधिकारी किस रैंक का होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ किस रैंक का। महानिदेशक, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, पुलिस अधीक्षक, तो महानिदेशक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, डीजी रैंक का। ठीक है साथियों, ये हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो एनएचआरसी को शिकायत किस माध्यम से भेज सकता है। केवल डाक के द्वारा, केवल वकील के माध्यम से, ऑनलाइन डाक या व्यक्तिगत रूप से, बिना किसी शुल्क के, केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से। तो उत्तर होगा इसका सी। ठीक है, ऑनलाइन भी भेज सकता है शिकायत, डाक या व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकता है बिना किसी फीस के। देखो क्वेश्चन में स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ, हमने पढ़ लिया है तो आराम से आप कर सकते हो। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, बताओ। भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार या संसद की एक विशेष समिति, कौन करता है। केंद्र सरकार इनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, नहीं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 1948 को, इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष हुई भारत में, बताओ। 1993 में। कब हुई, 1993 में। डेट बता सकते हो आप, कमेंट करके बताओ, हमने ऊपर पढ़ा था। ये डेट मैं और बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। क्या रखनी है, याद। 28 सितंबर 1993। ठीक है साथियों, तो हमने आज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ा है, और आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत से पढ़ना है, जोश जज्बा रखना है। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब इरादों में जान होती है, तो आपको अपने इरादों में क्या रखनी है, जान रखनी है। इस साल किसी भी हालत में आपको लगना है, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। जितने भी टॉपिक है, करीब करीब जितना मुझे टाइम मिलेगा, मैं टॉपिक आपके करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर मुझे आ रहा है, मैं आपको नहीं बताता, फिर ये मेरा स्वार्थ हो गया ना। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि वो ज्यादा कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शेयर करना, अगर आप शेयर करोगे, कम से कम 150 जने देखेंगे तो मैं और बनाऊंगा, नहीं तो बाकी क्या, 1-2 जने देखते हैं फिर मन नहीं मानता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।